अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उशफा खेरा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं तो सीनियर जर्नलिस्ट फरूख फताही। तो फरूख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूं, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूं नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने पर JIT से जवाब तलब कर लिया। ईरानी पार्लिमान और आयतुल्लाह खुमैनी के मजार पर हमला, 12 अफराद हलाक, 42 जख्मी। और सऊदी अरब समेत 6 मुस्लिम ममालिक का कतर से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। टॉप स्टोरीज आपने देखी। आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर हैं 051-921-2643, दूसरा नंबर है 051-921-2644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस तस्वीर से जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो उस पर वायरल हुई थी। हमें बार बार वो तस्वीर नजर आती है और वो तस्वीर है हुसैन नवाज साहब की, जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं। और वो तस्वीर जिस जगह की है, वो जगह वो तफ्तीशी जगह है जहां पे JIT जो है वो तफ्तीश कर रही थी हुसैन नवाज की। तस्वीर जो है मंजर आम पे आई है और तस्वीर ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वहां पे नाज़रीन अगर JIT की तफ्तीश की आपको बात बताई जाए तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी कैमराज जो होते हैं वो JIT के अंडर ही होते हैं और सरकारी कैमराज होते हैं। इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि वहां से कोई तस्वीर लीक हो जाए, लेकिन ये तस्वीर जो है ये लीक हुई है और ये तस्वीर वही तस्वीर है जहां पे हुसैन नवाज साहब जो है वो JIT के सामने पेश हुए हैं। इसी हवाले से हुसैन नवाज साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आयद की है कि तस्वीर लीक करने की जो जिम्मेदार है वो JIT है और इस हवाले से जो है तहकीकात होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। इसके साथ साथ उनका मकसद ये भी है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है हुसैन नवाज साहब की, किसी भी कानून में जायज नहीं है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सके। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है पीर तक के लिए जवाब तलब कर लिया है JIT से और ये कहा गया है कि वो JIT जो है वो जवाब जो है पीर तक दे रहे और साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर जवाब मुकम्मल ना हुआ या सुप्रीम कोर्ट जो है वो उससे इत्मीनान ना हुआ या फिर तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पाई तो वो मजीद तहकीकात भी करवा सकती है। पर JIT जब बनी तो चाहे गवर्नमेंट की बात की जाए या अपोजिशन की बात की जाए तो तमाम लोग मुतमिन नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं कि ना चाहते हुए भी JIT मुतनाज़ा बन गई, कुछ इस तरह की चीजें भी हुई हैं। अगर अब बात की जाए इस तस्वीर की तो तस्वीर की वजह से कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो गई। आप जानते हैं कि तस्वीर जो है वो PTI की जानिब से ही जो है वो एक ट्वीट में आई, हमें नजर आई है और उसके बाद चैनल ने भी उसको उठा लिया। तो ये तस्वीर का मामला है क्या? अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं जो है ना वो तस्वीर की बात करूं, आपने 2-3 चीजें अपने सवाल में की जो कि ओपिनियन लगा मुझे, मैं उससे एग्री नहीं करता। ठीक है। एक बात तो ये है कि JIT जो है मेरे ख्याल में कोई मुतनाज़ नहीं, मेरे ख्याल में जो है उसको बिल्कुल वैसे ही काम करना चाहिए जैसे वो कर रही है। अच्छा, और उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट इदारों की इज्जत करना जो है हम सब पे लाजिम है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उसकी रिस्पेक्ट करते हुए JIT को भी वो करना है। JIT को सबसे पहले कंटेंशियस कौन बना रहा था? सबसे पहले जो कंटेंशियस बना रहा था वो PTI खुद बना रही थी। अगर आपको याद हो तो उसके रहनुमा जो है वो स्टार्ट में कह रहे थे कि सारे के सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट के अंडर हैं और गवर्नमेंट जो है जो कुछ करना चाहे कर सकती है, तो इसलिए ये जो JIT है ये तो काम नहीं करेगी, इट इज अ नॉन स्टार्टर वगैरह वगैरह। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बाद में, ये आपको लगता है कि JIT को ज्यादा खूबसूरत या उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है या उसको अंडरमाइन करने के लिए? अच्छा, अगर अंडरमाइन करने के लिए आपने खुद कह दिया वो तस्वीर कहाँ से आती है? देखिए, 2 अकाउंट से इकट्ठे साइमल्टेनियसली आई है।
एक तो जो है अली साहब की तरफ से आई है जो कि पीटीआई के लीडर हैं, वो कहते हैं कि मुझसे पहले से जो है ना ये सोशल मीडिया पे मौजूद थी। सोशल मीडिया पे 2-3 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि पहले तो आपको पता है ट्रोल अकाउंट्स भी होते हैं जो कि जो है ना एडवोकेसी करते हैं पीटीआई के लिए बार बार, और उसके अंदर ये तस्वीर आई। इस तस्वीर का मकसद जो है वो प्राइमरीली इस पार्टी को वो ह्यूमिलिएट करना था और उसके अंदर बुरा सेंटिमेंट करना था। इसीलिए जो पटिशनर है वो पीटीआई नहीं गई है कोर्ट में, इसलिए हुकूमत गई। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरप्ट इसलिए मैंने किया कि ठीक है ये तो समझ आती है, ये समझ आती है कि ट्वीट की अगर बात की जाए तो किसका पहले आया किसका बाद में, ये बात की बात है। तस्वीर लीक होना उस रूम से, उस सिक्योरिटी कैमरा से, सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि जिम्मेदार कौन है फिर उस कैमरा से। वो अगेन आपका एक अजम्पशन जो है कि वो जेआईटी कैमरे की रिस्पॉन्सिबल है। कुछ नहीं कहना कि वो जेआईटी के पास होती है तो मैंने कहा वो तो ख्वाजा हारिस साहब। हाँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ना, आपकी मैं बहुत डिफरेंट बात नहीं कर रहा, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए क्लोज सर्किट कैमरा जो है ना तो जेआईटी के मेंबरान खुद चलाते होंगे, ना ही हुकूमत चलाती है, ना ही कोई और चलाता है। मेरे ख्याल में उसके अंदर जो है जूनियर स्टाफ इन्वॉल्व होता है, वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, दो चीजें हैं, एक साइड पे तो ये भी हो सकता है कि जो है ना किसी ने डेलिबरेटली लीक की। एक और चीज जो कि आज तक मैं देख रहा हूँ 4 दिनों 5 दिनों से लगातार प्रोग्राम में डिबेट पे डिबेट एक तस्वीर पे हो जा रही है, कोई ये सोच नहीं रहा कि हैकिंग भी हो सकती है। हैकिंग जो है वो कौन करता है, किसकी सपोर्ट में करता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब तस्वीर आई वो किन अकाउंट से आई, वो किस तरह से आई और उसका पस मंजर क्या है। एक बात तो पता चल गई कि ये हुकूमत की तरफ से इसलिए नहीं हो सकता कि हुकूमत को ये ह्यूमिलिएट करती है, ठीक है ना, हुकूमत का जो स्पिरिट है उसको खराब करने की कोशिश है। अच्छा, उसके बाद अगर ये तस्वीर आई है तो जिन अकाउंट से आई है उनको देखना पड़ेगा। अच्छा, क्लोज सर्किट कैमरा जो है वो ऑनलाइन के साथ कितना ज्यादा अवेलेबल है, ये कनेक्टेड है, क्या कोई कंप्यूटर के अंदर कोई कर सकता है इस तरह की चीज, क्या रिकॉर्डिंग हो रही थी, इन तमाम चीजों का सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जवाब मांगा है। वो जवाब आ जाएगा तो हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपका जो प्राइमरीली जो वो सवाल था वो ये था ना कि ये किसको बेनिफिट कर रही है, ये प्राइमरीली बेनिफिट ऑपोजिशन को कर रही है, हुकूमत को नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है, और ना जेआईटी को कर रही है, ना जेआईटी को कर रही है। ये सवाल तो क्योंकि दरखास्त आयद की गई है और जवाब भी तलब कर लिया गया है जेआईटी से, डेफिनेटली वो जवाब जो है वो मंडे को देंगे भी सही, और उसके बाद जो चीजें वो क्लियर भी होंगी। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि जवाब से मुतमिन नहीं हुए तो मजीद तहकीकात का हुक्म दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वजीर ममलकत इफरात और नशरियात मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि पहले व्हाट्सएप कॉल का आ जाना, उसके बाद अगर बात की जाए तस्वीर का आ जाना, कहीं ना कहीं कई सवालात खड़े कर रहा है जेआईटी की जानिबदारी या गैर जानिबदारी की वजह से। इस पर आपको कमेंट लूंगी, लेकिन साथ में कॉलों को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, इजाज लतीफ बात कर रहा हूँ बक्कर से। जी इजाज साहब बोलिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा इजाज साहब। जी खताबी साहब बताओ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हुक्म कीजिए। सर बड़ी अच्छा मौजूद है आज का, बुग़्ज़ नवाज में मुब्तला अनाकर ने जहाँ मुल्की वकार को तो दौ पर लगाया ही है, सिस्टम ये है कि सफरीन और जमीन के हक़ाइक़ मशहूर होते हैं। किसी क़यादत की तस्दीक से क़यादत को कुछ नहीं होता। मुखालफीन को शायद अब ये गुमान हो चुका है कि जेआईटी में भी अब उन्हें कुछ हासिल नहीं होना, और शायद ही उसकी ये वाज़ेह मिसाल है कि वो अपनी झूठी तशनगी के लिए इस तरह की तस्दीक का पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है, ये इदारों के लिए भी अलमनाक है, क्योंकि इदारों की भारी हो गया। अच्छा, इनका जवाब तो अच्छा एजाज साहब, बात यह है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर सवालात हैं, वो सवालात के जवाब मिल जाएंगे। इदारों को हर चीज़ पे अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं होती है। और आपने एक बात की कि मियाँ साहब भी शायद ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे। मैं एक बात बता दूँ, जितना मैंने मियाँ साहब को पिछले 15 साल में देखा है, और खासतौर से उनकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आने के बाद हुई है, उसके अंदर मुझे ये पता है कि ही विल स्टैंड विद द इंस्टीट्यूशन, और वो इस वक्त तक खड़े हुए हैं। अच्छा, सियासतदानों के साथ साथ जाहिर बात है कि एक बेस होती है, पॉलिटिशियंस का पूरे का पूरा नेटवर्क होता है उनको सराउंड करता हुआ, उसके अंदर अगर कोई जज्बाती होकर कोई स्टेटमेंट देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद जो है वो किसी तरह से किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में अपना इजहार वो नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मुझे इस बात पे बड़ी तशफ़ी है
कि हुकूमत की तरफ से जो एटीट्यूड रहा है वो कॉपरेशन का रहा है। और बार बार हुसैन नवाज का देखिए, मैंने खुद सबसे पहले यहाँ पे कंप्लेन की थी, आपके प्रोग्राम में बैठ के मैंने बार बार ये बात की थी कि जिस तरह से वो हबड़ तबड़ की गई और जिस तरह से वो एम्बुलेंस वाला सीन और कैमरे चल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया बंदे को, और फिर लोग खुश हो रहे हैं कमेंट्री में, तो तमाम चीजें बुरी हैं। लेकिन उसके बावजूद हुसैन नवाज क्या कह रहा है कि जितनी दफा बुलाएंगे मैं पेश हूंगा। हसन नवाज क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर आप ये देखें तो देन यू रियलाइज कि ये जो मीडिया पे 24/7 आपके सामने प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसके अंदर जिसने जो ज्यादा कॉपरेट कर रहा है उसके ऊपर इल्जाम भी ज्यादा बारे सबूत भी लगा दिया जाता है। ये दिस इज नॉट ऑन, दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने सवाल किया था, मैंने उसको तकरीबन जवाब भी आपने दे दिया। एम्बुलेंस के हवाले से भी ये बात की गई, क्योंकि कहा यह जा रहा था वो जो एम्बुलेंस वाली खबर चली थी प्राइवेट मीडिया पर, जिस तरह से उछाली गई थी, क्योंकि हुसैन नवाज साहब का टेलीफोन जो था वो बाहर था, डेफिनेटली उनके साथ में तो शरीफ खानदान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, बिकॉज एकदम से होता है ना कि क्या हो गया कि एम्बुलेंस भी आ गई है, काफी देर है, और ये सब पाने देखिए कितना ज्यादा जो चीजें या किसी फैमिली को कितना ज्यादा परेशान किया है। बिल्कुल ठीक है, अब जरा आ जाते हैं ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से, उनके सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे। जो वहाँ पे दरखास्त थी, हमने साथ साथ ये भी कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ये किसी तौर पर भी किसी कानून में जायज नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दबाव बहुत बढ़ता है। तो क्या आपको लगता है इस तरह की कोई चीज हो सकती है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो पाए? इस तरह की कॉन्स्पिरेसी भी नजर ना आए। देखिए मेरा तो एक ही प्रिंसिपल है, मैं बार बार देखें प्राइवेट मीडिया में देख रहा हूँ तो उसके अंदर लोग कहते हैं कि जी फलां ने ये कहा था और फलां ने कहा था कि वीडियो लीक हो गई या फलां वीडियो लीक हो गई। देखिए इश्यू ये है कि अगर आपने जो काम करना है ना वही ठीक है, अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड जो है रखना और उसका इस्तेमाल करना ये बहुत ज्यादा बुरा है रियासती इंस्टीट्यूशन के अपने लिए। उसकी वजह ये है कि बाद में और दूसरा कोई चीज जो है देखें, यू डोंट नो हाउ थिंग्स प्ले। ये पॉलिटिक्स है और ये इदारों का काम नहीं है कि वो समझ सकेंगे जो है ना पॉलिटिक्स कैसे होती है। अगर आप समझते हैं कि एक चीज से किसी को नुकसान हो रहा है तो उससे उसको फायदा भी हो सकता है। तो इस तरह की दो धारी तलवार रखने की बजाय आई थिंक कि जो प्रेयर है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब जाहिर बात है कि प्रेयर आपसे मुझसे तो की नहीं गई, ये सुप्रीम कोर्ट से की गई है, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इज मोर कॉम्पिटेंट, बेटर इक्विप्ड टू आंसर दीज क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। साथ साथ जो JIT की बात हो रही है तो साथ साथ ये भी कहा जा रहे हैं क्योंकि अब JIT को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ही इस तरह की बातें करेंगे, JIT को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात नहीं है। साथ साथ ड्यूरेशन की बात की जा रही है कि बहुत देर तक बिठाया जाता है, 13 घंटे तक बिठाया जाता है, इस तरह की चीजें कही जा रही हैं, बार बार बुलाया जाता है। खैर हुसैन नवाज साहब ने तो कहा कि जब भी आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन लोगों की तरफ से सवालात उठते हैं ना कि 13 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन करवाना, बार बार बुलाना, आखिर ऐसे कितने सवालात हैं जो तक हल नहीं हो पा रहे, कोई इस तरह की कितनी चीजें हैं जो पूछनी जा रही है। आपका सवाल वहाँ का है जहाँ पे जाते हुए मेरे पास जलते हैं। ठीक है, बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनके ऑपरेशंस के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट इज द कॉम्पिटेंट फोरम जहाँ पे जाके सवाल किया जा सकता है। जहाँ तक बात है मकसद ये होना चाहिए कि वहाँ पे ह्यूमिलिएशन ना हो, किसी को खाम खा, वो मैंने आपसे पहले भी कहा था ना क्राइम्स ऑफ पैशन का, कि जी एक मौका मारा है भूसा निकाल लिए, मारे जो भुसकस निकाल दो और फिर जो है ना कि तुमने मुझसे बुरा किया या मुझे तुम पे एतराज है तो मैं तुम्हारे पूरे टब्बर के पीछे पड़ जाऊंगा, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में वो उधर इंस्टीट्यूशन का मामला भी नहीं है, वहाँ मीडिया की बहुत ही ज्यादा इमेच्योर हैबिट्स हैं। जो मिसाल के तौर पे आपने एम्बुलेंस वाली सारी कहानी का कहा, एम्बुलेंस जो भी हो उसके अंदर मीडिया जिस तरह से उसको प्ले कर रहा था, 2 एंकर्स को, न्यूज एंकर्स को तो मैंने सुना बड़ा फातेहाना तरीके से कह रहे हैं, ओ जी जब सवाल पूछते हैं तो ये हो जाता है वो हो जाता है। भाई रमजान का महीना, रोजा रखा हुआ है बंदे ने, अच्छा आगे जाके इंतजार करके गर्मी में, इंतहाई गर्मी है, उस वक्त तबीयत अगर थोड़ी खराब हो गई तो ये जो सफाकाना किस्म का एटीट्यूड है, खुदा के लिए गिव इट अ ब्रेक। देखिए मैं क्यों कहता हूँ इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट का या इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने का। डॉक्टर साहबा आज के दिन मुझे मुल्क की तारीख में वाहिद शॉट नजर आती है, 70 साल में हमने इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की, हाथ से फिसल जाते थे। क्या होता था, कभी डिक्टेटरशिप आ गई, कभी डेमोक्रेट्स के अंदर इतना वो नहीं रहा, स्टेमिना नहीं रहा कि वो इंस्टीट्यूशन को बर्दाश्त कर सके। ये तमाम हिस्ट्री मौजूद है।
अब आपकी इकोनॉमी एक साइड पे बिल्ड हो रही है, दूसरी साइड पे आपकी डेमोक्रेसी बिल्ड हो रही है। डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का नाम नहीं है, इंस्टीट्यूशंस का नाम है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम सही करता रहे, मीडिया अपना काम सही करता रहे, हुकूमत ऑपोजिशन सब करे अपना काम। तो इन तमाम चीजों में आज के दिन मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो रही है। तो ऐसे वक्त में ये चंद जो लोग आ जाते हैं, पता क्या मुझे पहले कहते थे, वो हामिद मीर साहब गए थे कोर्ट के अंदर कि जी ये तमाम जो एंकर हजरात हैं इनका फाइनेंशियल ऑडिट किया जाए। मैं कहता हूँ अभी एक और काम करें, IQ टेस्ट कर लें सारों का। डू दे इवन अंडरस्टैंड दीज मैटर्स? ट्रू, अगर नहीं है तो खुदा के लिए पूरे मुल्क को तो जाहिल ना बनाए ना। ठीक है, और इस तरह से क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़े ना किए जाएं, क्योंकि इस तरह की चीजें होती हैं तो ना चाहते हुए भी जो इतना ज्यादा बोला जाता है कि वो इंस्टीट्यूशंस ही कहीं ना कहीं से शायद गैर जानिबदार नजर आनी है, जानिबदार नजर आने शुरू होते हैं। अच्छा फरूख, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के वाले से बात है, तो आपको लगता है कि मंडे तक कोई इस तरह का फैसला आ सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ना की जाए? अच्छा, अगेन अब ये फैसला मेरा तो है नहीं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में फैसला आ जाए, उसकी बजाय कि इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड जो है। पता है, देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक केस जो है जो मिसमैनेज हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। भुट्टो साहब का जो केस था, उसकी वजह से आज तक मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी रियासत को की सुक्की होती है। अगर हम लोग जो है इन चीजों के अंदर थोड़ा सा मैनेज इफेक्टिवली कर लेंगे। मैंने आपको पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप के बारे में तो मेरा ये इत्तेकाद है कि अगर चलती ट्रेन का कहेंगे उसके सामने खड़ा होने का मैं हो जाऊंगा। अच्छा, इसी तरह से आप बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, आई सी ओनली ग्रेट पीपल एक्चुअली एट द राइट प्लेसेस वर्किंग फॉर दिस कंट्री। मामला ये है कि इस वक्त आपको शायद और मुझे एहसास नहीं होता कि जो हम मीडिया वाले हैं हम कितने पावरफुल हैं। और अगर एक बच्चे को आप तलवार दे दो या पिस्तौल दे दो और उसको फायरिंग का कह दो, तो जिस तरह से वो किसी को भी मार सकता है, हमारा मीडिया बिल्कुल उसी तरह से करता है। 1 पॉइंट एजेंडा हो जाता है कि जी इस हुकूमत को हटाओ। अच्छा, वो हुकूमत हट गई तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। उसके बाद जो अगली हुकूमत आएगी, क्या आप उसके साथ बड़े आराम से बैठेंगे? भाई 50 के करीब तो तुम एंकर हो, सारे तो मिनिस्टर नहीं बन सकते हो ना। अगर जो भी आ जाए उससे भी लड़ोगे। ठीक है। अच्छा, आधी मुदत क्योंकि गुजर चुकी है, अगर बात की जाए JIT के हवाले से, तो आधी मुदत रह गई है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो पेश करनी है सुप्रीम कोर्ट के आगे। साथ साथ फरूख, क्योंकि 9 जून को जो है हुसैन नवाज के पास पेश होंगे, 10 जून को हसन नवाजी पेश होंगे। ये कहा जा रहा है क्या जो शरीफ फैमिली है, क्या ये रिजेक्ट कर सकती है, सवालिया निशान उठा सकती है, तो ये कह सकती है कि हमें ये JIT कबूल नहीं है? क्या ये सवाल है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, तो मैंने कहा जरा लीगली हो सकता है, कॉल में लाना उनसे। लेकिन बात ये है कि देखिए मेरा अपना मौक़िफ़ है, मैं मशवरा दे सकता हूँ कि नहीं करने की जरूरत, नहीं करने की जरूरत तो नहीं है। वो हुसैन नवाज ने कहा कि मैं जितनी बार बुलाएंगे पेश करूंगा शरीफ फैमिली के लिए, लेकिन वैसे क्या ये हो सकता है कि? मेरे ख्याल में देखें, ये याद रखें, बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग का इशू जो है वो कंटेंशन में आ सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और उसके ऊपर फिर बात की जा सकती है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त जो कुछ भी हुआ है उससे एक चीज पॉजिटिव भी होती है। बेशक PMLN के जो सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा सा जो है ये लग गया होगा कि ज्यादती हो रही है, ये कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि PTI है और दूसरा PTIB है यानी कि मीडिया है, वो सारे के सारे जो मिल के शोर मचाते थे, कम अज कम उनकी नॉइज पॉल्यूशन थोड़ी कम हो जाएगी और उससे शायद इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग मजीद होती रहे। ये जो कुछ भी है आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर ये जो रिपोर्ट है इट हैज टू गो बैक टू द सुप्रीम कोर्ट, वहां पे बेंच ने उसको कंसीडर करना है और उसके कंसिक्वेंसेस को डिसाइड करना है। तो वी डोंट हैव टू एक्चुअली कीप ऑन क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट जहाँ पे हर 2 मिनट के बाद रेफरी तब्दील हो रहा है या फिर जो है ना मैच के अंदर ब्रेक आ रही है। दूसरी बात यह है कि मुझे मैं आपसे दरखास्त भी करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि हम इस इशू के बजाय और बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि दुनिया भर में मैं डेली टेलीविजन आपके जरिए से नहीं, आप तो देखें ना हफ्ते में पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए हमें करना पड़ता है। मैं आपको ये भी इसकी वजह भी बता देती हूँ कि आप बाकी प्राइवेट मीडिया जो देख रहे हैं, जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह से स्पेंड किया जाता है चीजों को, तो कहीं पे ठीक बात बताई नहीं जाती। हर चैनल ने अपने मकासद हासिल करने से, PTV मेरा ख्याल वाहिद चैनल है जिसका कोई मकसद नहीं है, तो वो आराम से बात करें, कहीं तो सही बात भी की जा सके ना। मकसद है PTV का,
उसका अपना कोई एजेंडा नहीं है। हाँ जी, लेकिन जो पीटीवी की बात थी, एक और बात कर दूं कि ये जब भी मैं आप कह रहा हूँ ना, तो उससे मुराद शफक हेरा या पीटीवी नहीं है। इससे मुराद हम जब बात करते हैं मुल्क की और हमारे मीडिया की, वो है दरख्वास्त ये है कि डेली प्राइम टाइम के शोज में सिर्फ दो चीजों को लेके जो है ना वो बातें होती रहती हैं हर वक्त। ये याद रखिएगा, जज्बाती लोग दोनों साइडों पे होते हैं। क्यों खामखा अब मुल्क के अंदर ऐसी क्योस क्रिएट करना चाहते हैं? अब इंडिया को देखें, इंडिया ने इस वक्त आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते करते अमेरिका तक पहुंचा दिया है। सीपैक के बारे में पेंटागन की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर इंडिया का प्रोपेगेंडा शामिल हो गया। हम लोगों को इस वक्त सारों को मिल के इस तमाम प्रोपेगेंडा को लड़ना चाहिए। साथ ये कतर वाली जो सिचुएशन आ गया, आप बात करेंगे। मैं एक्चुअली निहाल हाशमी साहब के हवाले से सवाल करना चाहती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जाए, ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और सेकंड टॉपिक की जानिब भी आएंगे। लेकिन सेकंड टॉपिक से पहले बात करेंगे निहाल हाशमी साहब ने जो अपना इस्तीफा वापस ले लिया, इसकी क्या वजह बनी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से बात करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात, आज की अपनी अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं निहाल हाशमी साहब के हवाले से। गुज़श्ता दिनों बल्कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो कि काफी मुतनाज़ा बन गया, उसकी वजह से जो है उनको माफी भी मांगनी पड़ी, साथ साथ इस्तीफा भी देना पड़ा और वो इस्तीफा जो है वज़ीर साहब के कहने पे ही उन्होंने दिया। लेकिन अब न जाने क्या हुआ है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। आसिफ करमानी साहब ने ये कहा है कि निहाल हाशमी ने इस्तीफा वापस लेकर अपनी सियासत जो है वो खत्म कर ली है और वो लगता ऐसे है जैसे मुखालिफ जमात के आलाकार बन गए हैं, जबकि निहाल हाशमी साहब का कहना है कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। और इसके साथ साथ वो साथ जो कोर्ट के हवाले से बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जाए तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को अगर मुझे सजा देनी तो उससे पहले इमरान खान साहब को सजा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार मेरे बयानात को भी और उससे पहले अपने भी काफी ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे जो है अदालत की तौहीन होती है। इस हवाले से बात करनी फरूख कि हुआ क्या है अचानक, हम तो समझ रहे थे शायद स्टोरी एंड हो गई है। नहीं, मेरे ख्याल में मीडिया ने उस स्टोरी को एंड नहीं होने दिया और उसके बाद जाहिर बात है कि आपके एंकर जो है वो जज्बाती करते हैं, फिर पीटीआई वाले जज्बाती होकर कोर्ट में जाके फिर वहाँ पे शोर में वो करते और उसके बाद फिर जाहिर बात है कोर्ट को भी उसके ऊपर कोई ना कोई नोटिस लेना पड़ता है। और ये सारी की सारी कहानी के अंदर ये है कि निहाल हाशमी साहब जिस वक्त इन्होंने तकरीर की उसके बाद इनको कंसिक्वेंसेस बताए गए, इन्होंने कंसिक्वेंसेस को फॉलो कर लिया और वो जो है उसके अंदर उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया। मेरे ख्याल में उसके बाद ये हुआ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है क्योंकि चल रहा था उन पे, तो किसी ने जाके उनको कह दिया, मेरे ख्याल में लोअर उसमें से, कि जी आप जो है ना डट जाओ, आप क्यों वो कह रहे हो। प्राइम मिनिस्टर साहब इससे खफा है। अच्छा, और आपने किरमानी साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं उनका सुन लिया कि उन्होंने खासतौर पर ये कहा है कि ये जो है ना अपना नुकसान किया। तो अब निहाल हाशमी साहब जाने, अदालत जाने। लेकिन आपको लगता है कि निहाल हाशमी साहब को अचानक से क्या हुआ? ये मीडिया की वजह से वो इस तरह से बात की गई या फिर उनको एहसास हो गया कि शायद मैंने जज्बात में आके फैसला कर लिया? लेकिन देखिए ना, मेरे ख्याल में वो लेकर गए एप्लीकेशन, पहली वाली एप्लीकेशन कहाँ दी थी उन्होंने? चेयरमैन सेनेट को दी थी। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो किसको दी? चेयरमैन सेनेट को दी। ठीक है, चेयरमैन सेनेट ने अगर चाहते तो पहली बात को बिलीव कर लेते। दूसरी साइड पर उन्होंने दूसरे पॉइंट पे एग्री कर लिया। उन्होंने कहा कि अंडर ड्यूरेस उन्होंने जो है इस्तीफा दिया था और ड्यूरेस हम नहीं मानते तो इसलिए उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होगा। अब देखिए इतने प्लेयर्स हैं ना कि एक तो टेलीविजन पे 24 घंटे आपके हर एंकर तो बैठा हुआ ये कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ सिर्फ वही कर रहे होंगे या उनकी पार्टी कर रही होगी। लेकिन एक बंदा जो पॉलिटिक्स में है और ही हैज एक्चुअली बिल्ट हिमसेल्फ फ्रॉम स्क्रैच, तो ज़ाहिर बात है उसकी भी अपनी आना होती है, उसका भी अपनी एंगलिंग होती है, उसका भी अपनी कोई कैलकुलेशन होती है। तो ये उनके खाते में जाना चाहिए। ये वाहिद जमात है जिसका कोई बंदा कुछ भी कर ले, ग्लास भी तोड़ दे, इल्जाम प्राइम मिनिस्टर पे लगता है। इमरान खान साहब के लोग आके क्या कुछ नहीं कहते रह गए, उनके ऊपर तो कुछ नहीं होता। ये बात जो आपने कही निहाल हाशमी साहब वाली बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब खुद क्या कुछ कहते रहे, उसके बाद उनके साथ ये भी फीलिंग आती है कि जी एक दूसरा रहनुमा है, पूरी पार्टी का लीडर है, वो इतना कुछ कह रहा है, कुछ नहीं हो रहा और मैंने बात कर ली, मैंने माफी भी मांग ली है, लेकिन मेरे साथ इस तरह का दूसरी साइड पे ये याद रखिएगा कि PMLN
आप तो चाहेंगे ना कि PML, अगर आप ऑपोजिशन है, कि PMLN बस झंडा उठाए और पिटाई शुरू कर दे अपने लोगों की, लेकिन आपको जरा थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा। मुशाहिदुल्लाह साहब से लेके परवेज रशीद साहब जो है वो मेरे उस्तादों की तरह है, तो जितना ज्यादा सेंस ऑफ लॉस मुझे हुआ उस वक्त शायद किसी को नहीं हुआ होगा, और उनके बारे में कोई बात ज्यादा तफसील से भी नहीं आ सकी। लेकिन परवेज साहब का, उसके बाद अब ये वाला वाकया हो गया, साथ साथ जो है ना आपको तारिक फातमी साहब का भी पता है। अच्छा, इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की इन्होंने PTI वालों ने, जब प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हुए थे, उनको तारिक फातमी साहब नजर आ रहे थे उनके साथ। ये तमाम चीजें अगर आप देखते हैं तो उसके बाद मामला ये होता है कि PMLN भी कोई जाके छड़ियां उठा के अटैक नहीं कर सकती अपने लोगों को, वरना लोग कहेंगे यार कि आप अपने वर्कर के साथ ये कर रहे हैं, आपको वोट क्यों दें। तो इन तमाम चीजों में ये तमाम चीजें हैं सेंसिटिविटी वाली और थोड़ा कैलकुलेशन वाली। तो ऐसे वक्त में ये कह देना कि PMLN का एजेंडा है और बाकी सब कुछ है, जो कि खुर्शीद साहब भी कर रहे थे, जो इत्तेजार साहब भी कर रहे थे, जो दीगर लोग भी कर रहे थे, उससे वो सिर्फ सियासत है यार, उससे ज्यादा नहीं है। टेलीविजन के ऊपर जज्बाती करने से रेटिंग आ जाएगी, आती रहेगी। अच्छा, ऑपोजिशन अपनी सियासत कर लेगी, चाहे 4 लोग उनकी बातें सुन लें, लेकिन क्या इससे आपको लगता है कि 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे? नहीं होगा। अब वो किसी बंदे 2013 के इलेक्शन के रिजल्ट अच्छा, जो 2018 के इलेक्शंस का आउटपुट है वो इन तमाम चीजों पे नहीं आना है भाई। वो आना है कि आपने कितनी सर्विस की है, आपने कितने लोगों के लिए खिदमत की है, और कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिली है, क्या वो भूखे मर रहे हैं या फिर उनको कुछ जो है ना पैसा मिल रहा है। अगर ये तमाम चीजें होंगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में तो इस वक्त कोई कंपटीशन ही नहीं है। इस वक्त पीपल्स पार्टी का तो ये हालत है कि उसके तमाम पंजाब की लीडरशिप जॉब दर जॉब PTI में शामिल हो रही है। उनको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का तो खाना ही खत्म हो गया ना, वो उनकी दुकान ही खत्म हो गई। PTI पीपल्स पार्टी की भी ना पीपल्स पार्टी PTI की भी टीम बन जाएगी। अच्छा, लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होने लगता है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि कंपटीशन यार डिलीवर तो करो। क्या गधे की स्किन एक्सपोर्ट करने से लोगों को नौकरी मिलती है? सिर्फ उसी से मिलेगी। 1 अरब जो है दरख्त उगाने से क्या आपको लगता है कि मालियों के अलावा कोई जॉब मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो फिर आप कैसे जाओगे आवाम के पास? ये बताओगे कि देखो मैंने दरख्त लगा दिए, इसलिए तो आपको वोट नहीं मिलेगा। कोई काम ही करने। सेकंड टॉपिक की जाने बढ़ते हैं नाज़रीन, और आज ईरान में दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात हुए हैं और बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हुए हैं, जिसमें 12 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए और 42 अफराद जो है नाज़रीन वो जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि आज सुबह 2 वाकयात हुए हैं। सबसे पहला वाकया हुआ है पार्लियामेंट पे अटैक किया है दहशतगर्दों ने और कोशिश की कि वहां पे जो लोग मौजूद थे उनको यरगमाल बनाया जाए, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई भी हुई है, जिससे 3 जो दहशतगर्द थे वो हलाक कर दिए गए। उसके साथ साथ एक दहशतगर्द ने अपने आप को जो है वो धमाके से उड़ा दिया, खुद कुछ धमाका था। इसके साथ साथ नाज़रीन दहशतगर्दों की कार्रवाई में जो है एक सिक्योरिटी गार्ड और उसके साथ साथ 2 अफराद जो थे वो कहा जाता है कि पार्लियामेंट में ही वो शहीद हो गए। नाज़रीन दूसरा वाकया जो है वो उससे कुछ ही दूर पेश आया है और जो उनके पेशवी अमाम भी हैं, जो एक बहुत ही जिनका मज़ार है, जिनकी बहुत इज्जत की जाती है, आयतुल्लाह खमेनी साहब, उनके मज़ार पे जो है वो अटैक किया गया है। खुदकुश वो जो हमलावर है उसने, उसके साथ साथ वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की। एक खुदकुश हमलावर ने तो खैर अपने आप को जो है वो खुदकुश हमले से ही अपने आप को जो है उड़ा दिया, लेकिन 2 जो दहशतगर्द थे उनको हलाक कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई से। इंतहाई आज अफसोसनाक दिन था। पूरा दिन ईरान में जो है आज पूरा दिन ही जो है वो खून की होली लगता था जैसे खेली जा रही है। उसके साथ साथ दाइश ने नाज़रीन जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक बार फिर हमें दाइश एक्टिव नजर आई है और अब दाइश जो है मुख्तलिफ ममालिक में जो है अपनी कार्रवाइयां कर रही है और कहीं ना कहीं दिखा रही है कि वो एक जो है इस तरह की इंतहा पसंद और दहशतगर्द जो है वो जमात बन चुकी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। इससे कुछ दिन पहले ही जो है वो दाइश में वो लंदन में भी इसी तरह का वाकया हुआ है। वहां पे भी 2 दहशतगर्द जो गिरफ्तार किए गए, उनमें से एक का ताल्लुक नाज़रीन कहा जाता है कि वो पाकिस्तान से बताया जाता है, लेकिन क्योंकि वो लंदन में ही उनकी परवरिश हुई थी खुरम भट्ट और उनका कहा जाता है कि लेकिन पाकिस्तान ताल्लुक है, लेकिन साथ साथ इंग्लैंड की हुकूमत ने ये कहा है कि पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, दाइश ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। पर हर जगह पे दाइश नजर आ रही है। आप जहाँ पे भी देख लें, चाहे यूरोप की बात की जाए, चाहे एशिया की बात की जाए, हर जगह हमें दाइश के कारिंदे नजर आ रहे हैं। हर जगह नजर आ रही है जैसे दाइश जो है वो नौजवानों को जो है अपनी जमात में शामिल करवा रही है। कुछ ना कुछ इस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, इंतहा पसंदी नजर आ रही है कि लोग जो है वो मरने मारने पे तो देखिए बात ये है कि ये दोनों जो है ना केसेस बहुत डिफरेंट है। जो बरतानिया के
अंदर हुआ, बरतानिया के अंदर मामला ये है कि वहाँ पे बरतानिया के अंदर बहुत सारी डिवीजन हैं। एक तो देश थोड़ा सा जो है ना रहा है वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे और भी डिवीजन है, हिंदू मुस्लिम का भी चक्कर है। आप कहीं पे अगर मिनॉरिटी होते हैं और आप शायद अपने बच्चों की तालीम को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते, तो बच्चों को 24 घंटे अगर वो कंप्यूटर पर बैठा, आपको नहीं पता कि कब प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन ये खुर्रम भट्ट के बारे में तो बड़ी चीज़ें थी। मेरे ख्याल में ये तमाम वीडियोज़ वगैरह जो है वो चैनल 4 का एक वीडियो जो है वो सामने आया जिसके अंदर उसको आइडेंटिफाई किया गया कि वो जो है दाइश का वर्कर है और उसके बावजूद जो है उस पर काम नहीं हुआ। कल इलेक्शन हो रहे हैं बरतानिया में, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जरा देखिए, क्योंकि उसके अंदर डिबेट भी चल रही है, ठीक है, कि पुलिस को कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। अब इन तमाम चीजों पे कल ही पता चलेगा। लेकिन निशाना बनाया बरतानिया, तो ये हाँ जी बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन दाइश जो है, जाहिर बात है कि दहशतगर्द का और एक फौज का बड़ा और मोडस ऑपरेंडी है, बड़ा डिफरेंट होता है। फौज को बॉर्डर से अटैक करना पड़ता है, एक एक करके टेक ओवर करते हैं, लेकिन जो दहशतगर्द है वो तो कहीं पे मिलके कुछ भी कर सकता है। अच्छा, दुनिया में बदनामी आती है मुसलमानों की। मुझे ये पता है कि लंदन अटैक जो हुआ तो पहली चीज जो होती है वो ये होना शुरू हो जाता है, प्लीज डोंट बी अ मुस्लिम, प्लीज डोंट बी अ मुस्लिम, प्लीज डोंट बी अ मुस्लिम। अच्छा, जब पता चल जाता है कि मुसलमान थे तो उसके बाद एक और बात शुरू हो जाती है, खासतौर पे हमारी कम्युनिटी, प्लीज डोंट बी अ पाकिस्तानी, ठीक है। तो इस दफा 3 बंदों में से एक निकल आया, लेकिन ये बात है कि बरतानिया खुद कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं है, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। फिर भी हमने जो है हमारी रियासत ने थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है चेक कर लिया है, लेकिन सर कितना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी, बिल्कुल मैं उस तरफ भी आंसर, लेकिन ये भी हमारे टॉपिक है, कितना मुश्किल जाता है फरूक इसके बाद वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का, फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी का इसी तरह से वहाँ पे रहना, लोग तंग करते हैं। आपको पता है इस तरह से अपराध को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है जो कि मुसलमानों को तंग करें, स्पेशली पाकिस्तानियों को तंग करें। आज से चंद साल पहले मैंने खास तौर पे एक आर्टिकल लिखा था और उसके क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में था कि बकवास है सारे का सारा, लेकिन उसके अंदर 3 बच्चियां बरतानिया से अपने माँ बाप को बता के कि वो सिर्फ और सिर्फ प्ले एरिया तक जा रही हैं, 16 साल की और 15 साल की और 14 साल की, ये 3 खवातीन थी। ये फ्लाई करती हैं, एयरपोर्ट जाती हैं, वहाँ से फ्लाई करती है तुर्की जाती है, तुर्की से सीरिया के बॉर्डर तक बस पे जाती है और जाके दाइश के अंदर शामिल हो जाती है। तो ये प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा चल रहा है मेरे ख्याल में। हाँ जी, वो तो पाकिस्तान में, लेकिन बरतानिया की और बात है, क्योंकि वहाँ पे मिनॉरिटी है ना, तो ये याद रखिए कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर खास तौर पर नजर भी रखनी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि दौर है मक्खी दौर। हमारा ये होता है कि हम सिंबलिज्म इस्लाम का कि पर्दा लाजम करना है, हिजाब करना है, दाढ़ी वो रखनी है, तो उसमें ये होता है कि एकदम रिएक्शन आ जाता है परली साइड से। अगर आपने वहाँ रहना है और आपका घर है, तो जारी बात है 3 जनरेशन से रह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है कि आप थोड़ा सा वहाँ पे जेल हो जाए और थोड़ा सा अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा दबा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी कि अजानें जो है वो खुलेआम ना दो, उस जमाने में मक्की दौर में जब अटैक होते थे मुसलमानों पे। तो मेरे ख्याल में इन चीजों के ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए, लेकिन दूसरी साइड से प्रोपेगेंडा से लड़ने की जरूरत है। ईरान वाली कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मुनव्वर हुसैन मस्कत ओमान से बात कर रहा हूँ। जी जनाब, सर मैं ईरान के बारे में बात ये करना चाहता हूँ कि ये बात अच्छी नहीं हुई, और जो कतर के बारे में सऊदी अरब साहब कर रहे हैं, सऊदी अरब के सियासतदान कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं कर रहे, क्योंकि सऊदी अरब मुसलमानों का एक किंग है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी मेहरबानी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पर भी जरूर बात करेंगे। कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है। अच्छा जी, आपने जो ईरान वाली बात की और फिर जाहिर बात है कि वो सऊदी अरब वाली बात की, लेकिन ईरान की पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। उसकी वजह ये है कि आमतौर पे जो हमारे सऊदी दोस्त थे जिनसे बात होती थी तो वो हमेशा कहा करते थे कि दाइश जो है वो किसी तरह से परवरदा है ईरान की, क्योंकि ईरान पे अटैक नहीं करती। अच्छा, ईरान में पस पर्दा अटैक्स होते रहे और वो अटैक्स ये थे कि उनको रेगुलेट कर लिया जाता था। वहाँ पे जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, जो मैकेनिज्म है वो बड़ा स्ट्रांग है, तो पकड़ लेते थे। लेकिन उसके बावजूद जो है आज के दिन ये हो गया, तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन द पास्ट। और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अब ईरान के अंदर मजीद अटैक्स होते रहेंगे।
ईरान के लोगों ने तो ये अरब दुनिया का एटलीस्ट ये जो बार बार कहा, जिस तरह भी आपने भी कहा, बार बार कहा जाता है कि जो ईरान मुलव्वस रहा है दाइश की, ये खत्म हो गया ना बात, अब ये एटलीस्ट ये खत्म हो गया। अच्छा दूसरा, हाँ जी, लेकिन दूसरी बात ये है कि 1 महीना अभी नहीं गुजरा है कि ईरान के लोगों ने सारी दुनिया का दिल जीता, सीधी सी बात है। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन किया, जितना ज्यादा खतरनाक कैंडिडेट सामने मुकाबले में था, और उसके बावजूद रूहानी साहब को जाके उन्होंने इलेक्ट किया, तो उसके बाद इस वक्त बहुत सारे दिल मेरे बशमूल उनके साथ कुछ हो रहा है, हमारे साथ तो पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। तो ये तकलीफ जो है अंडरस्टैंडेबल भी है, और अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में इस तरह से दोबारा ना हो। फरूक, ये जो ये कहा जा रहा है क्योंकि शाम में मुदाखलत रही है ईरान की, तो ये क्या ये वजह हो सकती है? कौन, अब आपको पता है जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हर जगह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं, हर जगह से बात करती है, तो क्या ये एक एलिमेंट हो सकता है जिसकी वजह से ईरान को इस तरह से निशाना बनाया गया? देखें, ईरान की जो इन्वेस्टमेंट है ना सीरिया के अंदर, वो बहुत ज्यादा है, सब्सटैंशियल है। वहाँ पे जो वो है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं, स्पेशल उनका यूनिट गया हुआ है, और उसके अलावा सीरिया की जो इकॉनमी है, शाम की इकॉनमी, वो तकरीबन खत्म हो चुकी है इस वक्त। तो एग्रीकल्चर बेस्ड थी और वो इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो गई। तो उसके बाद ये होता है कि उसकी इकॉनमी को भी प्रॉप करने के लिए जो है जारी बातें इन्वेस्टमेंट की जाती है। जैसे ही रूहानी साहब इलेक्ट हुए, पहली मीटिंग जो थी वो सीरिया के साथ थी, और उसका मकसद ये था कि उसकी इकॉनमी को रिवाइटलाइज किया जाए, लेकिन वो तो पहले भी था। तो आज क्यों अटैक हो रहा है? अटैक के अंदर बहुत सारी डायमेंशन और हैं। लेकिन ये याद रखें कि वॉर थिएटर सारा का सारा बना हुआ है हमारे मुस्लिम वर्ल्ड, और उसके अंदर खास तौर पे एक चीज जो गलत आ गई कहीं से कि ये शिया और सुन्नियों को लड़ाया जाए, ये बहुत गलत काम होता रह गया, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि सीरिया के अंदर ना तो ईरान के आर्गुमेंट सही है, ना सीरिया के अपने आर्गुमेंट सही है, ना अमेरिका की सही है, ना इजराइल की सही है, ना ही रशिया की सही है। इतना कंफ्यूज हो गया है सीरिया कि उसके अंदर आपको खैर की उम्मीद तो हो नहीं सकती। तो फरूख, क्या ये सारी दुनिया को बात समझ नहीं आनी चाहिए? जब हम दाइश का बहुत शुरू में टॉपिक कर रहे थे, मेरा एक यही सवाल था कि इसका मतलब अगर दाइश सुन्नियों को भी खिलाफ है, दाइश शियाओं के भी खिलाफ है, दाइश मुस्लिम्स के भी खिलाफ है, दाइश नॉन मुस्लिम्स के भी खिलाफ है, दाइश वहाबियों को भी नहीं छोड़ता, दाइश देवबंदियों को भी नहीं छोड़ा, तो इट मीन्स कि हम सबको, पूरी दुनिया को दाइश के मुकाबले में जो है वो मुत्तहिद होना चाहिए। और इसके साथ जो इस्लामी क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल, ये भी सवाल है मेरा। और इस्लाम एक नाम से, सिर्फ एक नाम, क्या नाम? बशर अल असद की वजह, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी वजह से सारी दुनिया ये समझती है कि ये जो है किसी का एजेंट है, किसी की सर्व कर रहा है। ईरान का समझा जाता है, रशिया का समझा जाता है, इस वजह से अरब वर्ल्ड भी उससे खा रही है, और जाहिर बात है उनकी पॉलिसीज भी इस तरह से। अच्छा, दूसरी साइड पे जो है अमेरिका भी उससे वो होता है, ऊपर से इसराइल भी एक पार्ट बन गया, टर्की कुर्दों की वजह से परेशान है, हिजबुल्लाह की वजह से इसराइल परेशान है। तो यहाँ पे इस वक्त मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ है ना अभी रिसेंटली, वो जो अरब यूएस जो वो था, ये नेटो समिट था, उसके अंदर क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा आए और बाकी सारी चीजें हुई, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो तनाजा होगा, और उसकी वजह से अगला बंदा भी रिएक्टिव हो जाता है। ईरान भी रिएक्टिव हुआ है। यू हैव टू एक्चुअली सिट टुगेदर एंड सॉर्ट इट आउट। उसके बाद सीरिया को सॉल्व किए बगैर और यमन को सॉल्व किए बगैर, मैं आपको बता रहा हूँ दहशत गर्दी सबको कि अब यहाँ पे जो है बिल्कुल ठीक है। और सऊदी अरब का जो इतिहाद, जो सऊदी इतिहाद है, जो कि कहा यही जाता रहा है कि दाइश के खिलाफ है, तो अब ईरान को मिला लिया जाए ना, क्योंकि जो आपकी गलत फहमियां रही ईरान के हवाले से कि शायद कहीं ना कहीं दाइश को ईरान सपोर्ट करता है, तो वो तो जी नजर हमें आ गया। कॉलर को सामने शामिल करते मजीद इसी वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? आपको और को हम लोग खुशामदीद कहते हैं, कोयटा बलोचिस्तान से हुसैन अहमद बात कर रहा हूँ। जनाब बात कीजिए। हम लोग कोयटा वाले ये जो मसला ईरान में हुआ है, हम लोग पुरजोर मुजम्मत करते हैं, पूरा पाकिस्तान करता है। बिल्कुल हम लोग कोशिश, ये मुस्लिम उम्मा ये कोशिश करे कि एक पिच पर खड़ा होकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ दे। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बहुत कॉल करने के लिए। कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैडम मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ इस बार। बोलिए। मैडम ये हमारे यहाँ पे डिश के ना डिश पे पीटीवी रिकॉर्ड नहीं आता।
अरे आपको अच्छा आज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच की वजह से मुझे लगता है हमने सोचा इस प्रोग्राम में बात नहीं, लेकिन बात सही है भाई, हमारे साथ शिकायत है तो जरूर भी इसको एड्रेस किया जाएगा। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज सुन रही है, लाजम इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। वापस जब तक चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है काइंडली जरा कोशिश कीजिए किसी ना किसी तरह से जो है तो वहाँ पे वो डिश पे नहीं आ रहा, उनका डिश पे कुछ कीजिए दी पाकिस्तान के मैचेस हर जगह पे आना चाहिए, डिश पे भी आना चाहिए और टेरेस्ट्रियल भी आना चाहिए। और अब वापस आ जाते नहीं ईरान पे वापस, हाँ जी, तो आप इतिहास में शामिल कर लेना चाहिए ना। नहीं देखिए मामला ये है कि दोनों साइडों पे ना आप और मैं कहते हैं कि किसी भी डिसएग्रीमेंट को हम विश अवे करते हैं, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई 70 साल पहले शुरू हुई, वो खत्म नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, ये तो सदियों पुरानी जो है ना अरबी और अजमी की जो लड़ाई ईरानी और अरब्स की काफी पुरानी है, और फिर शिया सुन्नी जब भी मामला आ जाते हैं तो उसके अंदर हर बंदा, पता है क्या हुआ है, अरब वर्ल्ड के अंदर भी एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है जो आपको समझनी पड़ेगी। जो अरब स्प्रिंग हुआ ना उस वक्त जो है बहुत कुछ हुआ, उसका ये था कि अगर जो है ना सीरिया तक बात पहुंच गई और इतने ममालिक के अंदर लिबिया वगैरह में आपने देखा कि क्या हुआ, इजिप्ट में क्या हुआ, तो सऊदी अरब के अंदर भी बहुत सारे लोग निकल आए। आपको पता है एक आलिम को जो है ना बाद में फांसी दी गई थी कि जी उन्होंने इनकलाब लाने की कोशिश की थी या गदर लाने की कोशिश की थी। तो अब इन तमाम चीजों के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन मामला ये है कि मुसलमान शायद इसके अंदर उस तरह से रोल प्ले ना कर पाए, मगरब के जरिए से ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मगरब के बारे में ये इल्जाम कोई नहीं लगाएगा कि यूर पार्टिजन, राइट। वरना अदरवाइज ये पाकिस्तान जाएगा तो कहा जाएगा कि वो तुम ईरान के साथ हो गया हो या तुम सऊदी अरब के साथ हो गया। तो मेरे ख्याल में अब इसके अंदर जो है बड़ी कुव्वतों को वो करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात आपके जरिए से मैं कहना चाहता हूँ और वो ये है कि हमारे यहाँ दो मसाइल हैं। एक तो मैं कहता हूँ ना दाएं बाजू के बिल्कुल वो अकलचुस्त मिसाइल है, माफ कीजिएगा मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरे बाएं बाजू के भी लिबरल्स की साइड पे भी ये वाकया हुआ है। दाइश ने अपना वीडियो जारी कर दिया, हमारे यहाँ लगे हुए हैं और रेगी की पार्टी और फलां पार्टी ट्विटर के ऊपर चल रहा है। यार खुदा के लिए व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अफगानिस्तान के अंदर होता है, अफगानिस्तान का आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि उनका अपना इंटरनल फेलियर है कि उनके घर के अंदर जाके बिल्कुल उनके बेडरूम के अंदर अटैक हो गया, और आप जो है ना पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करते हैं। इसी तरह से ईरान नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, हम लगे हुए हैं लाजमन वो करने के लिए। इसी तरह से बरतानिया वाला है तो हम लगे हुए हैं यार खुदा के लिए। घर तक दिखाने पहुंच गए, अगर आप पहुंच गए, अगर नहीं घर की हालत ना वही कह रही ना, घर तक दिखाने पहुंच गए हम लोग। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इन्वेड हो जाए तो करा लो यार, तुम्हें अगर खुशी होती है इससे, लेकिन तुम्हारा अपना घर है, अपने घर को क्यों तबाह करते हो? इस तरह के प्रोपेगेंडा वगैरह से जरा कम अज कम आंखें खोल के पानी पी के, अगर रोजा ना हो उस वक्त रोजे का टाइम ना हो, पानी पी के थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़े फैक्ट आने दें। तुम्हारी ट्वीट, तुम्हारी टेलीविजन के ऊपर कमेंट्री, तुम्हारी वेबसाइट पे कमेंट्री सब चल जाएगी, लेकिन अपने मुल्क को गंदा तो ना करो। बिल्कुल ठीक है। अब जब हर टॉपिक के जाने बढ़ते हो नाज़रीन, बड़ा अफसोसनाक टॉपिक ही है। अब हम बात करते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन अगर बात की जाए मुस्लिम ममालिक की तो में इतिहाद जो है वो कम से कम तर ही नजर आता जा रहा है। सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब और 6 ममालिक ने जो है वो UAE के साथ जो है वो जो अपने कतर के साथ जो अपने सिफारती ताल्लुकात जो मुनक़ता करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की अगर बात करें, सऊदी अरब के साथ जो है मिस्र है, लीबिया है, UAE है, इसके साथ बहरीन है और यमन भी शामिल है। और तमाम ममालिक ने कतर के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया है। और वजूहात जो है वो कतरी हुकूमत तो कह रही है कि अभी तक वजूहात हमें सही तरह से मालूम भी नहीं है, लेकिन ये ममालिक ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कतर पे कि ये इंतहा पसंदी की जो है हिमायत करता है कतर, और किसी तरह से भी अब वो अरब जो इत्तेहाद है उसका हिस्सा नहीं बन सकता है। ममालिक कोशिश करें कि कतर के साथ जो है वो दोस्ती करवा सकें इन सऊदी और बाकी ममालिक की। इसमें जो है अगर ममालिक की हम बात की जाए तो साथ साथ तुर्क ममालिक, तुर्क सदर ने जो है वो काफी कोशिश की है किसी न किसी तरह से जो है वो पैचअप करवाए जा सके और मुज़ाकरात करवाए जा सके। साथ साथ जो है कुवैत ने इस तनाज़े को हल करवाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं से लग नहीं रहा कि ये तनाज़ा जो है वो हल हो पाएगा। इसके साथ साथ कतर की बात की जाए तो उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वो ये कहते हैं कि अभी तक क्योंकि हमें तो मालूमात ही नहीं, जो हम क्लियर किस बात से करें कि क्या वजह हुई है जिसकी वजह से सिफारती
ताल्लुकात मुनक़ता किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बात करने को तैयार हैं, मुज़ाकरात करने को तैयार है। पर हुआ क्या है, वजह क्या बनी है मेन? कोई ईरान की बात की जा रही है, कहीं पे इंतहा पसंदों को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, एक बात ही की गई है। हाँ जी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी साफ कह दी कि ये बड़ा अच्छा इकदाम होगा कि अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं, अमरीकी सदर, कि बड़ा अच्छा इकदाम है और पहला इकदाम होगा अगर हम कतर को जो है इस तरह साइड पे कर दे तो इंतहा पसंदी के खिलाफ ये सबसे बड़ा इकदाम। अच्छा, ये जो करेक्शन है वो मैं कर दूं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट आई, अब जिसके ऊपर जो है ना उनके प्रेस सेक्रेटरी ने वॉक बैक करने की कोशिश की, उसके अंदर ये कहा कि देखा मैं गया था तो उसके असरात किसी ने बाद में बताया कि भाई ये नुकसान है, ये आपको फायदा नहीं है, उसकी वजह सेंटकॉम की इतनी बड़ी बेस जो है वो कतर में है, तो आपको किसी तरह से फायदा नहीं हो रहा, इससे नुकसान होगा। लेकिन अमेरिकन एजेंसीज की तरफ से एक अजम्पशन आई है और उससे आपको पता चलता है असल मसला क्या है। उनकी तरफ से एस्टिमेट है कि कोई हैकर ने काम किया। अच्छा, अब हैकर वाला तो हुआ क्या? सुनिए, वही मैं आपको जरा थोड़ा लेट मी मिल जाए, थोड़ा ड्रामा भी रहने दिया करें। अच्छा, उसमें ये है कि एक स्टेटमेंट आई कतर कमीर की तरफ से, तो उनके मीडिया, पब्लिक मीडिया जो है उसकी वेबसाइट पे गई और उसके अंदर ये कहा गया कि एक तो ईरान जो है वो एक बड़ी पावर है और उसके साथ लड़ाई करना या उसके खिलाफ बात करना गलत है। और दूसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप कहते हो कि उसके ऊपर $110 बिलियन लगा दिए। वो भाई उसका पता नहीं है कि वो 4 दिन रहता भी है या चला जाता है, तो तुम इतने पैसे उस पर लगा के खुश हो गया होगे तुम जीत गए, तो अगर कल वो ना रहा तो फिर क्या करोगे। तीसरी एक और स्टेटमेंट भी थी कि इजराइल जो है उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। अच्छा, अब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट आई, उसके ऊपर रिएक्शन आ गया। अल जजीरा जो कि कतर का चैनल है उसको ब्लॉक कर दिया गया। तमाम ये जो 6 ममालिक है इनमें मालदीव भी वैसे शामिल है जिन्होंने बाइकआउट किया। अच्छा, उन्होंने जो है ना ये कर दिया, अल जजीरा को बैन कर दिया। ठीक है, अल जजीरा बैन हो गया, लेकिन उसके बाद जब तक कतर की हुकूमत को एहसास हुआ कि क्या है, तो उन्होंने एक जस्टिफिकेशन या एक आर्गूमेंट दी कि हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी और ये हमने स्टेटमेंट नहीं दी। अच्छा, उस इतना ही काफी था जिसके ऊपर पहले नाराजगी हुई है और उसके बाद आपको लगता है कि एक्शन हुआ है, लेकिन उसके अंदर अंदर 2 बातें और भी हो गई। एक साइड पे तो ये है कि जो अमेरिकन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हैकिंग असल में रशियंस ने कराई थी और उनका मकसद, अच्छा नहीं, अमेरिकन कह रहे हैं ना, अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट है। अच्छा, और दूसरा ये है कि जो हैकिंग हुई है इसकी वजह ये थी कि आपस में लड़वाना था। ठीक है, लेकिन लड़ पड़े। देखिए ईरान एक चिंगारी लगाने की देर है, मुस्लिम ममालिक के बीच में लड़ पड़े। हाँ जी, ईरान और अरब ममालिक के दरमियान तो फिर भी उर्दू की कोई शायद जगह बन जाए, क्योंकि एक फारसी है दूसरा अरबी है। अब ये जो कतर है और बाकी ममालिक हैं ये सारे अरबी हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई अरबी जाके अगर वो कराएगा, जीसीसी का ही कोई मेंबर कराएगा तो वो होगा। मेरे ख्याल में ये जो आपने अभी कुवैत की बात की, कुवैत का अभी कोशिश जारी है और शायद उस पर हो सकता है, उसके अंदर डिमांड रखी गई है कि ईरान को खुले बंदों कहो कि ये दुश्मन है और इसको पॉजिटिव ना करो। अब ये कितना होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर क्या है, हमें बिहाइंड द सीन और बाकी सारे के सारे मुसलमान ममालिक को ये जो पारा ईरान और अरब ममालिक के दरमियान गर्म हो रहा है ना, इसको कम करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनलाइज कोशिश करनी पड़ेगी, खासतौर पे ओआईसी, वरना ये मामला जो है ना नहीं लगता कि ओआईसी इससे भी कोई काम कर। अच्छा, अब मामला ये है ना कि आपके पास सूट्स, चाहे वो सूट्स खुद काम कर सकते हो या ना हो, लेकिन सूट तो है ना, वही सूट पहन के आप जाएंगे तो आप अंदर दाखिल हो सकते हो, वरना नहीं। तो ओआईसी शायद फिर भी काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब इन तमाम चीजों में एक और इल्जाम भी लगा दिया गया, वो ये है कि कतर की कोई हंटिंग पार्टी गई थी इराक में। अच्छा, रॉयल पार्टी, और उन्होंने जाके वहाँ पे शिकार करने के लिए गए थे और शिकार कर रहे थे, तो वहाँ पे अलकायदा या कोई दहशतगर्दों के हाथों पकड़े गए और उसके बाद जो है पैसे मांगे गए और उसके अंदर $1 अरब मांगा गया, जो कि 2 साइडें थी, जिसके अंदर सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट भी थे और शिया एक्सट्रीमिस्ट भी थे, तो उनको $1 अरब दिया गया, तो शायद इस वजह से नाराज हो। लेकिन ये आर्गूमेंट्स बाद की लगती है, आफ्टर थॉट लगती है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, दुनिया चेंज हो रही है, उसके अंदर आपने रशिया से भी दोस्ती करनी है, ईरान से भी बहुत अच्छी दोस्ती करके रखनी है, लेकिन आपने ऐसा कुछ करना है कि आपने बाकी अपने दोस्तों को भी नाराज नहीं करना है। कतर जो है वो दरमियान में आ गया, लेकिन कतर वाले पीपल आर वेरी स्मार्ट,
उनकी स्मार्टनेस जो है सबसे पहले नजर आती है। अल जजीरा जो था वो आपको पता है ना, BBC का प्रोजेक्ट था और वो फेल हो गया। बरतानिया ने कहा कि हम फंड नहीं कर सकते, तो ये कतर वालों ने कहा कि हम करते हैं लेकिन हमारे मुल्क में आके तो दे आर एंटरप्राइजिंग। आई थिंक दे विल बी एबल टू फाइंड देयर वे। लेकिन ये जो लड़ाई है इसको न होने देने में हमारा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हमें भी जितने डिप्लोमेटिक मसल्स यूज कर सकते हैं। चलिए अल्लाह करे जी मामला जो है वो हल पा जाए। थैंक यू सो मच फरूख नजर। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल। तब तक में रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।